भूले। रंगनाथ उदासीनता से चलते हुए जंगल के रास्ते से थक हार गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं ना पानी मिला और ना ही कोई मदद करने वाला इंसान। किसी छोटे जानवर की आहट भी नहीं थी। जान बची तो लाखों पाए जानकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे वाह, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। आज इतने दिनों बाद मुझे मनुष्य खाने को मिला है। आज तो मुझे मजेदार खाना मिलेगा। ये सोचकर एक छलांग लगाकर वो नीचे आया। ये देखकर रंगनाथ बहुत डर गया। ओहो, अरे ओ मानव, तुझे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुझे एक बार में निकल जाने का मन कर रहा है मेरा। जल्दी से ऐसा कुछ करो जो पुण्य से भागीदार बन जाओ। अब तक मुझे देखकर घबराकर मुझसे जान की भीख मांगने वालों को तो मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन इस तरह मुझे जल्दी खाने वाले मनुष्य को मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरा मरना जीना एक समान है। अगर मेरे मरने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी तो मुझे खुशी होगी। हे मानव, तुम कौन हो? जिस जंगल में कोई भी मनुष्य आने से कतराता है, वहाँ तुम आखिर कर क्या रहे हो? सुनिए, सबसे पहले मुझे एक बार में गिटक कर मोक्ष दिला दीजिए। पहले मुझे अपनी कहानी बताओ। तुम मरने के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? बताओ। सब जानने के बाद मैं खुद ही निर्णय ले लूंगा कि मुझे क्या करना है। राक्षस महाशय, ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है। सुनाने में बहुत समय लग जाएगा। मैं पिछले कई वर्षों से अकेला इस पेड़ पे रह रहा हूँ। मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। अब मैं ऊब चुका हूँ। इतने बरसों के बाद कोई यहाँ पे आया है। तुम चाहे जितना भी समय लगाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। दरअसल मैं तो चाहता हूँ कि कोई मुझसे बात करे। मेरा गला सूख गया है, प्यास से जीभ भी खरखरी हो गई। मुझे पहले थोड़ा पानी दे दो। प्यास बुझाकर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ब्रह्म राक्षस चुटकियों में गायब हो गया और पानी के साथ प्रकट हुआ। पानी पीकर प्यास बुझाकर रंगनाथ ने कहानी सुनाई। मेरा नाम रंगनाथ है। मैं कुंती नाम के एक सामंत राज्य में रहने वाला हूँ। मैं वहाँ का राजा हूँ। कुछ 20 वर्ष पूर्व। महाराज, आपको पुत्री हुई है। वाह मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बात सुनाई है। तो हमारे राज्य में महालक्ष्मी ने जन्म लिया है। इस बात से रंगनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से अपनी पुत्री पर जान न्योछावर करने लगा। ऐसे ही रंगनाथ एक दिन अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। महाराज, राज्य में एक बहुत बड़ी अग्नि दुर्घटना हो गई है। कई लोग उस अग्नि की चपेट में आ गए हैं महाराज। तुरंत उनकी हर तरह से सहायता का प्रबंध करो। प्रजा को सुरक्षित जगह पर पहुंचाओ। अग्नि को जल्द ही नियंत्रण में लाने का प्रयास करो। ठीक है महाराज। महाराज, अग्नि नियंत्रण में तो है, लेकिन प्रजा अपना सब कुछ खोकर हाहाकार मचा रही है। उनके लिए तत्काल आवास का प्रबंध किया जा रहा है महाराज। मंत्री जी, आखिर ये घोर हुआ कैसे? इसके पीछे के कारण का कुछ पता चला? नहीं महाराज, इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पता नहीं चल रहा कि अचानक अंगार कहां से आई। पता नहीं इतना अनर्थ कैसे हो गया। हमारे सैनिक इसकी जांच में लगे हुए हैं। ऐसे में कुछ दिन बाद महाराज मंत्री के साथ अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी एक दासी आई। महाराज, महारानी जी की सेहत ठीक नहीं है। वो आपसे मिलना चाहती हैं। महाराज सहित मंत्री जी महारानी के कक्ष में जाते हैं। राजवैद्य भी वहीं थे। मैंने जीवन में आज तक ऐसे किसी रोग के लक्षण नहीं देखे हैं। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है, आगे भगवान की इच्छा। सभी महारानी की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, पर महारानी अगले ही दिन आंखें मूंद लेती हैं। महाराज अपनी लाडली बेटी की ओर देखते हैं और बहुत दुखी होते हैं। महामंत्री, ये विधि का कैसा विधान है? लगातार राज्य में अशुभ घटना ही घट रही है। मैं भी यही सोच रहा था महाराज। क्यों ना हम राज पंडित जी को बुला करके महल में कोई शांति पूजा करवा ले महाराज। शीघ्र उन्हें बुलाइए। राज पंडित ने आकर सबकी कुंडली देखी और सोच में पड़ गए, पर कहने से संकोच कर रहे थे। महाशय पंडित जी, लगता है आप कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं। महाराज, आपको ये सुनने में थोड़ा असंतोष लगेगा। आपके हृदय को पीड़ा हो सकती है, लेकिन आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप निसंकोच होकर कहिए जो भी कहना है। आपकी पुत्री के कुंडली के अनुसार उनका जन्म आपके परिवार के नाश का मूल बता रहा है। वो आपके राज्य में रहे, आपके साथ रहे या चाहे किसी के भी आसपास रहे, उनकी एक एक करके मृत्यु हो जाएगी। आपके राज्य ने अभी तक ऐसा विनाश कभी नहीं देखा है। राज्य के अंत होने की आशंकाएं दिख रही है महाराज। ये सुनकर सभी सभागण हक्के बक्के रह गए। वो देख रहे थे कि अब महाराज क्या करेंगे।
तो क्या इसका कोई हल नहीं है पंडित जी? मुझे तो इसका कोई हल नहीं दिख रहा है महाराज। सुना है महाराज के पुत्र कुलक्षणी हैं, उसी के कारण राज्य का नाश हो रहा है। उसके जन्म के बाद ही अपने राज्य में अग्नि दुर्घटना हुई और तो और हमारी भली महारानी भी मर गई। ऐसे राज्य की प्रजा, सिपाही, दरबार में काम करने वाले लोग और उनके परिवार वाले आपस में बात कर रहे थे। मैं दुविधा में था, क्या करे। मेरी बेटी को वहाँ से दूर ले जाना ही मुझे सूझ रहा था, इसलिए उसे लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था कि मैंने कुछ डाकुओं की टोली को देखा, कहीं वो मेरी बेटी को हानि ना पहुंचाए। इस तरह मैंने उसे टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कुछ ही पलों में टोकरी प्रभाव में न जाने कहाँ चली गई। मैंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, मैंने उसे खो दिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या होगा, मैं जैसे तैसे राज्य वापस लौट गया, पर मेरी लाडली बेटी का क्या हुआ पता नहीं चला। मैंने कई बार उसे ढूंढने का प्रयास किया। उसके बाद राज्य की परिस्थितियां सुधरने लगी। देखते देखते 20 वर्ष बीत गए। मैंने पुनः विवाह किया, मुझे एक बेटा हुआ। उसके पालन पोषण में मैं सब कुछ भूल गया। हाल ही में मैं उसके साथ जंगल में शिकार के लिए आया था। पहाड़ पर बसे एक छोटे से गांव में मैंने अपनी बेटी को देखा। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी बेटी है? उसके हाथ पर जो तिल था मैंने उसे पहचान लिया। अच्छा, तो क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ राज्य लौट गई? बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरा नाम सुकन्या है प्रभु। मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन है। एक वृद्ध महिला ने मुझे यहाँ लाकर पाला पोसा है। क्या कहा? बेटा, तुम मेरी बेटी हो, हमारी राजकुमारी। 20 वर्ष पूर्व मैंने तुम्हें दुर्भाग्य से खो दिया था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। इतने वर्षों में तुम मुझे फिर मिल गई बेटा। तुम्हारे हाथ पर रहे तिल से मैंने तुम्हें पहचान लिया। प्रभु, आप इस राज्य के महाराज जरूर होंगे। हो सकता है कि मैं आपकी बेटी भी हूँ, पर आप मेरे पिता नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो बेटा, मैं 20 वर्ष से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने कितनी वेदना सही है तुम नहीं जानती हो बेटा। मैंने कितना कष्ट सहा। आपने ही नहीं, मैंने भी इतने वर्षों से आपके आने की राह देखी है प्रभु। मैंने भी तो बहुत कुछ सहा है जिंदगी में। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ। चलो मैं अपनी राजकुमारी का परिचय सबसे करवाता हूँ। पर जहाँ तक मुझे याद है, आपके राज्य में सभी मुझे कुलक्षणी ही मानते हैं। उन्होंने मुझे मारने का भी प्रयास किया। सबका यही मानना है उस राज्य में मेरा ना रहना ही ठीक है। पर आपके राज्य से कुछ दूरी पर ही मैं 20 सालों से रह रही हूँ ना। इसके बाद भी आपके राज्य पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ है ना। आप अपने राज्य लौटकर प्रजा के साथ सुखी से रहिए। मुझे पुनर्जन्म देने वाला ये गांव ही मेरा परिवार है। मैंने मेरी बेटी से मिन्नतें की पर वो नहीं आई। राजकुमारी की तरह जिसे जीना था, वो एक छोटे से गाँव में पहाड़ी पर सामान्य जीवन जी रही थी। ये देख मेरा हृदय पिसीज गया। मुझ जैसे पिता का जीवित रहना किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, मुझे इस संसार से मुक्त कर दो। तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए पहले मुझे मुक्त होना होगा। क्या कह रहे हो? तुम तो ब्रह्म राक्षस हो ना, तुम्हें कोई मुक्ति कैसे दिलाएगा? जैसी तुम्हारी कहानी है वैसी मेरी भी एक कहानी है मानव। अच्छा, तो क्या है तुम्हारी कहानी? यहाँ से कुछ 100 कोस दूर एक कृष्णपुर नाम का गांव है। उस गांव में समानुज नाम का एक रईस किसान रहता था जो बड़ा ही कंजूस था। अरे कांता, कांता, कहाँ मर गई तुम? अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो जैसे दुनिया लूट गई हो? कहीं पर कोई पहाड़ टूट गया क्या? महीने भर की तरक्की तुम एक ही दिन में बनाकर खत्म करने की योजना में लगी हो। ऐसा ही चलना ना तो पहाड़ तो क्या, घर बार सब टूट पड़ेगा एक दिन। बस करो, अपनी ये आदत छोड़ दो। चिढ़ चिढ़ कर खाना बनाने वाले को भी निकाल दिया है अपने घर से, और अब मैं खाना बनाते बनाते उब चुकी हूँ। अपने घर में काम के लिए नौकर क्यों रखे? काम करते रहने से सेहत बनी रहती है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रवचन है। जब सारे काम निपटाने होते हैं ना, तब समझ आता है मैं कोई जवान नहीं हूँ। बस भी करो, मैं चला फिर से खेत पर। घर आता हूँ तो वही किटकिट शुरू कर देती है। हाँ, मैं जब कुछ कहूँ तो वो किटकिट लगता है। जहाँ पैसे खर्च करने की बात करूँ, बस निकल लेते हैं घर से। इस तरह चिढ़कर घर से निकला रामानुज सीधे खेत पर जाता है। वहाँ काम कर रहे मजदूरों पर चिल्लाकर अपना गुस्सा ठंडा करने की सोचता है, पर वो किसी से टकरा कर गिरता है। अरे, लगता है मेरा पैर टूट गया है। क्या है ये? हाँ, ये कुछ तो है, पर क्या है?
ऐसा सोचकर उसने आसपास की मिट्टी हटाकर देखा कि लकड़ी का टूटा हुआ संदूक था, जिसमें से एक विशालकाय राक्षस बाहर आता है। मुझे इस बंधन से मुक्त करने का धन्यवाद मानव। बताओ मुझे क्या करना है, बताओ मुझे जल्दी से बताओ, क्या करूं मैं? जल्दी बताओ क्या करूं? अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगा, समझे तुम? ठीक है, जाओ जाकर खेत में पानी दो। वो ब्रह्म राक्षस तुरंत खेत में पानी देकर झट से वापस आता है। ये देखकर रामानुज सोच में पड़ जाता है। ये तो अच्छा हो गया, अब मुझे मजदूरों की जरूरत नहीं है, सारे काम इसी से करवा लूंगा। ऐसा सोचकर रामानुज ने ब्रह्म राक्षस से सारे काम झटपट करवा लिए। पर ब्रह्म राक्षस थोड़ी ही देर में सारे काम निपटा लेता और फिर से काम पूछता। काम ना देने पर वो उसे खा जाने की धमकी देता। रामानुज को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या काम दे। ठीक है, मेरे घर में बहुत सारे काम है, जाकर कर लेना। कांता, अरे सुनती हो? कहाँ हो? बाहर आओ। अब इन्हें क्या याद आ गया। फुसफुसाती हुई कांता जैसे ही बाहर आई तो उसके होश ही उड़ गए। ये क्या है जी? ये कौन है और ये यहाँ कैसे आया? आप इसे लेकर क्यों आए हैं? अरे वो रेलगाड़ी थोड़ा सा रुक जाएगी तो मैं कुछ कहूँगा। सवाल पे सवाल पूछी जा रही हो, थम जाओ। हाँ हाँ जल्दी बताइए, इसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये काम काजी राक्षस है, इसे बस काम बताते जाओ वरना ये हमें खा जाएगा। क्या कहा? काम ना बताओ तो ये खा जाएगा? पर ये बात इतने धीरे से क्यों बता रहे हो? मैंने इससे खेत के तो सारे काम करवा लिए, मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि घर पर जो काम बचा है उसे तुम इससे करा सको। मैं इसे रसोई का क्या काम बताऊँ? वैसे भी मैंने सारा काम कर लिया है। तो फिर मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। अरे सुनो राक्षस महाशय, थोड़ा रुक जाइए। अरे कांता, मुझे लगा तुम इतनी समझदार हो कि इससे कोई ना कोई काम बताओगी, ये सोचकर लाया था और तुम खड़ी हो। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। सुनो राक्षस जी, यहाँ से लगभग 100 मील दूर एक घना जंगल है, वहाँ एक घना पेड़ है। तुम वहाँ जाकर उस पेड़ पर बैठ जाओ और जब तक मैं कुछ ना कहूँ तुम्हारा यही काम है। तो ये बात है मानव, उस दिन से मैं यहीं बैठा हूँ। 10 वर्ष बीत गए हैं पर वो मुझे बुला नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ फंस गया हूँ। तुम बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो क्या इसका कोई हल नहीं निकला क्या? क्या तुम्हें जीवन भर यूं ही कहीं फंसे रहना होगा? नहीं मानव, मेरे पूर्व जन्म के श्राप के कारण ये झेल रहा हूँ। अगर कोई मुझे ऐसा काम दे दे जो मैं ना कर सकूं और मैं हार जाऊं, तब मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बस इतना ही आसान काम है। मेरी समस्या का हल मुझे पता है। कम से कम तुम्हारी समस्या का समाधान मैं दे सकता हूँ। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करना चाहूँगा। ऐसा कहकर रंगनाथ वहाँ से रामानुज के घर के लिए निकल गया। कांता से कहा कि उस राक्षस को वापस बुला ले। जल्दी से मुझे कोई काम बताओ वरना मैं आपको खा जाऊंगा। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे सर के एक एक बाल को सीधा करके दिखाओ। राक्षस तुरंत उस बाल को सीधा करने की कोशिश में लग जाता है। कई कोशिशों के बाद भी उसके बाल सीधे नहीं होते, टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। राक्षस को लगा कि ये काम उससे नहीं हो पाएगा। वो रंगनाथ के पास जाकर, मानव, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं करूँगा। अब बताओ, अगर कोई लोहे की तार टेढ़ी हो गई तो उसे तुम सीधा करने के लिए क्या क्या प्रयास करोगे, बताओ। समझ गया मानव, मैं बस अभी आया। राक्षस ने ये कहकर बाल को आग में डाल दिया और क्या था, आग में जलते ही बाल हवा बनकर उड़ गई। इससे राक्षस गंधर्व में बदल गया। मुझे गुलामी के जीवन से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये बस ऊपर वाले की दया है। जब जो होना हो वो हो जाता है, हम तो निमित्त मात्र है। आपका उपकार मैं इसी जन्म में चुका दूंगा मानव। आप जब तक आपके राज्य पहुंचेंगे तब आपकी बेटी का राज्याभिषेक हो रहा होगा। अब से आप जब तक जीवित हो अपनी बेटी के साथ आनंदित रहोगे। ये कैसे संभव है? आपने ही तो कहा है कि सब दैवीय इच्छा से जब होना हो तब हो ही जाता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। अभी इच्छा हो गई है। देखिए आप इतना सोचिए मत, इस गंधर्व ने समझो कि एक माया की है। ऐसा कहकर गंधर्व अदृश्य हो गया। रंगनाथ अपने महल पहुंचा तो राजकुमारी सुकन्या का राज तिलक हो चुका था। वो सिंहासन पर बैठी थी। राजनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।